हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। भीमराव रामजी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1851 में जिनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 तक इनकी लाइफ ड्यूरेशन थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहु विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में हुआ, वो एक लोकप्रिय भारतीय बहुविधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी। विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित की। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वह वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः अंबेडकर के आंबडवे गांव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। प्राथमिक शिक्षा अंबेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया।
इसी दिन से उन्हें शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर या उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.5 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की और अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातीय उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा किया और 1916 में वो लंदन गए। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश किया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य की सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग से कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोवेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया गया। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी उपाधि प्राप्त की। उनके थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपे, इट्स ओरिजिन एट इट्स सॉल्यूशन पर थी।
लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी लिएट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में सम्मानित उपाधियां थी। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि यह छूत है। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसर ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वानों के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मुकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदायों की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महात शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। पूना पैक्ट। अब तक भीमराव अंबेडकर आज तक के सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित
उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनके अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों की पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों की दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत बुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ जब स्वर्ण हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों के बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से समान वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने से सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए समान वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करता। गांधी इस समय पूना की येरवड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अंबेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलितों लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसे अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अंबेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का विरोध बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवड़ा जेल पहुंचे। यहाँ गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिले 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूतों लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव में दलित वर्गों के लिए भर्ती को सुनिश्चित किया, और इस तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी की इस अनशन को अछूतों के उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीचे जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया किस तरह से अतिशूद्र शूद्रों से अलग है। 1948 में हु वेयर द शूद्राज की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत छुआछूतों के मूल पर एक शोध में अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा। हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की क्रूर युक्ति है, और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया, जिसे एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। अंबेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों
के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। बहुविवाह और रखेल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही ले, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में निहित गुलामों की न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता है। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए, फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जिल वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नीतियां का अक्षरश अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया और उसी को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं। मुसलमान उन्हें भाईचारे से नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जिल वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्ज का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न के दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नीतियाँ का अक्षरश अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया और उसी को बदलना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों में सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। धर्म परिवर्तन की घोषणा। 10-12 साल हिंदू धर्म में अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए, जबकि अम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए। अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कोई कुछ भी मूल्य नहीं है, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता है। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवाला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा अम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। अम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित न हो।
आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। प्रभाव और विरासत। अंबेडकर के एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक सामाजिक राजनीतिक विचारों के पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया और आज जिस तरह से भारत सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आज़ादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज़्यादा विश्वास किया और जाति रहित समाज की आलोचना की। हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था की नींव होने के उनके आरोपों ने उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण ने भारत और विदेशों में बौद्ध दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सितंबर-अक्टूबर 1927 में अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा और बाद में भारतीय लोगों द्वारा अंबेडकर को आदर एवं सम्मान से बाबा साहब, मराठी बाबा साहब कहा जाता है, जो एक मराठी वाक्यांश है जिसका अर्थ पिता साहब है, क्योंकि लाखों भारतीय उन्हें महानतम मुक्तिदाता मानते हैं। अंबेडकर को भीम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का उपयोग भीम जन्मभूमि, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ऐप, भीम सैनिक, भीम गर्जना आदि में किया जाता है। कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 12 विश्वविद्यालयों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का नाम भी उनके सम्मान में है। उनके नाम पर कई सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संसद भवन में अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक तैलचित्र प्रदर्शित है। कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 12 विश्वविद्यालयों के नाम उनके सम्मान में रखे गए। 2004 में अपने विश्वविद्यालय की स्थापना 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस दिवस को 2004 में अपने विश्वविद्यालय की स्थापना 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस दिवस को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ चुके शीर्ष के 100 बुद्धिमान विद्यार्थियों की कोलंबियन अहेड्स ऑफ देयर टाइम नामक सूची बनाई, जिन्होंने दुनिया में अपने अपने क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जब यह सूची प्रकाशित कराई गई तो उसमें पहला नाम था भीमराव अंबेडकर था तथा उनका उल्लेख आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किया गया। अंबेडकर को सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी यानी पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के रूप में घोषित किया गया। अंबेडकर को हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण द ग्रेटेस्ट इंडियन में सर्वाधिक वोट दिए गए थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे। इस पहल के शुभारंभ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे। अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र यादव ने कहा कि अम्बेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे। 2007 में दिए गए व्याख्यान में एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन ने बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों, प्रकाशनों और श्रमिक संघों को जन्म दिया है, जो पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय है। बौद्ध धर्म के बारे में उनकी पदोन्नति से भारतीय आबादी के बड़े वर्गों के बीच में बौद्ध दर्शन में रुचि बढ़ गई। आधुनिक समय में मानवाधिकार कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मांतरण समारोह आयोजित कर अम्बेडकर के नागपुर 1956 के धर्मांतरण समारोह का अनुकरण करते हैं। ज़्यादातर भारतीय बौद्ध, विशेष रूप से नवयान के अनुयायी, उन्हें बौद्धिस्ट और मैत्रेय के रूप में मानते हैं। हालांकि उन्होंने कभी स्वयं का यह दावा नहीं किया कि भारत के बाहर 1990 के उत्तरार्ध के दौरान कुछ हंगेरियन रोमानी लोगों ने अपनी स्थिति और भारत के दलित लोगों के बीच समानताएं खींची। अंबेडकर से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन होना शुरू कर दिया। इन लोगों ने हंगरी में डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल नामक 3 विद्यालय भी शुरू किए, जिसमें एक में 6 दिसंबर 2016 को अंबेडकर का स्टैचू भी स्थापित किया गया, जो हंगरी के जय भीम नेटवर्क ने भेंट दिया था। भारत के साथ नेपाल के दलित लोग व नेता अंबेडकर को मुक्तिदाता मानते हैं। साथ ही वे ये मानते हैं कि अंबेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। जापान के कुमीन समुदाय के नेता अंबेडकर के दर्शन को बुराकामीन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉक्टर अंबेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में अंबेडकर के निजी उपयोगों की वस्तुएं रखी है।
अंबेडकर को स्मरण करने वाली मूर्तियां और स्मारक पूरे भारत में फैले हुए, साथ ही साथ कई विदेशों में भी। अंबेडकर भारत के सबसे पूजनीय नेता हैं। उनकी मूर्ति भारत के हर कस्बे, गांव, शहर, चौराहे, रेलवे स्टेशन और पार्कों में भारी संख्या में लगी है। उनको आमतौर पर पश्चिम सूट और टाई के साथ सामने वाली जेब में एक कलम और बाहों में भारतीय संविधान की किताब लिए और चश्मा लगाए गठीले इंसान के रूप में विश्व भर में चित्रित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एवं जापान में भी उनकी ऊंची मूर्तियां स्थापित है। 2015 में मुंबई में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक नामक एक भव्य स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसमें अम्बेडकर की 450 फीट ऊंची मूर्ति होगी। मई 2026 में मुंबई के इंदु मिल में बाबा साहब अम्बेडकर की 450 फीट ऊंची समानता की प्रतिमा बनकर तैयार होने की संभावना है। 14 अप्रैल 2023 के तेलंगाना के हैदराबाद शहर में अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जो 50 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थित है। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित की, जो 81 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। लोकप्रिय संस्कृति में अंबेडकर का जन्मदिवस अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए यह सबसे बड़ा त्यौहार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बहु के डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानीय श्रद्धांजलि दिया करते हैं। बौद्ध, दलित एवं अन्य अम्बेडकरवादी लोग अपने घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर भगवान की तरह उनको अभिवादन करते हैं। इस दिन उनकी प्रतिमा को सामने रख लोग परेड करते हैं। वो लोग ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। भारत के अलावा विश्व के 65 से अधिक देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। सन 2016 में अम्बेडकर की 125वीं जयंती 102 देशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। संयुक्त राष्ट्र 2016 से अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपीसे द्वारा 14 अप्रैल 1928 पुणे में मनाई गई थी। रणपीसे अम्बेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अम्बेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और इस अवसरों पर बाबा साहब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से तथा ऊंट के ऊपर कई रैलियां निकाली थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस घोषित किया है। राज्य की प्रत्येक स्कूल और जूनियर कॉलेजों में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रकांड विद्वान होते हुए अम्बेडकर जन्म भर विद्यार्थी बनकर ही रहे। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में अम्बेडकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज कंपटीशन, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अम्बेडकर के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं को प्रसार करने के लिए चुना गया है। जय भीम यह अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है। जय भीम का अर्थ होता है भीमराव अम्बेडकर की जीत हो या भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। यह वाक्यांश अम्बेडकर के एक अनुयायी बाबू एल.एन. हरदास द्वारा गढ़ा गया था। बाबू हरदास ने भीम विजय संघ के श्रमिकों की मदद से अभिवादन के इस तरीके को बढ़ावा दिया। नीला रंग अम्बेडकर का एक प्रतीक है। अम्बेडकर को नीला रंग प्रिय था, क्योंकि वह समानता प्रतीक है तथा नीला आकाश का रंग है, जो कि उसकी व्यापकता को दर्शाता है। अम्बेडकर का भी यही विजन था और निजी जीवन में भी वह इसका खासा इस्तेमाल करते थे। बाबा साहब की प्रतिमा हमेशा नीले रंग के कोट में दिखती है। 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी के झंडे का रंग नीला था और उसके मध्य में अशोक चक्र स्थित था। इसके बाद 1956 में जब पुरानी पार्टी को खत्म कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, तो इसमें भी इसे नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़ी दलित वर्ग महार के झंडे से लिया। अब यह बौद्ध धर्म का अशोक चक्र वाला यह नीला झंडा अम्बेडकर का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। बाद में भारी बहुजन महासंघ, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य सभी अम्बेडकरवादी संगठनों तथा पार्टियों ने भी इसी रंग को अपनाया और इस तरह यह अम्बेडकरवादी बौद्धों तथा दलितों के प्रतिरोध, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक बन गया। बौद्ध एवं दलित हर मौके पर नीला रंग तथा नीले झंडे का इस्तेमाल करते हैं। भीमायना एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी यह पार्दन गौंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम और सुभाष व्याम और
लेखकों श्रीविद नटराजन और एस आनंद द्वारा निर्मित अंबेडकर की एक ग्राफिक जीवनी है। इस पुस्तक में अंबेडकर द्वारा बचपन से वयस्कता तथा छुआछूत के अनुभवों को दर्शाया गया है। CNN ने इसे शीर्ष 5 राजनीतिक कॉमिक किताबों में से एक नाम दिया है। 1920 के दशक में लंदन में छात्र के रूप में रहने वाले अंबेडकर जिस मकान में रहे वह 3 मंजिला घर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संग्रहालय में परिवर्तित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर मेमोरियल में बदल दिया गया है। इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 नवंबर 2015 को हुआ। लखनऊ में अंबेडकर पार्क उनकी याद में समर्पित है। चैत्य में उनकी जीवनी दिखाते हुए स्मारक है। भारतीय डाक ने 1966, 1973, 1991, 2001, 2013 में उनके जन्मदिन को समर्पित डाक टिकट जारी किए और 2009, 2015, 2016 और 2017 में उन्हें अन्य टिकटों पर चित्रित किया। गूगल ने 14 अप्रैल 2015 को अपने होम पेज डूडल के माध्यम से अंबेडकर को 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया गया था। यह डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था। 1990 में भारत सरकार ने अंबेडकर की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके सम्मान में ₹1 का सिक्का जारी किया था। अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ₹10 और 125 के सिक्के 2015 में प्रचलन के लिए जारी किए गए थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अंबेडकर के जीवन, कार्य और दर्शन को विदेशों में प्रस्तुत करने के वास्ते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म का शीर्षक होगा मूकनायक, जो कि अंबेडकर के पहले अखबार का नाम था। इस फिल्म का निर्माण ऑल टाइम प्रोडक्शंस नामक एक निजी कंपनी करेगी। ऑल टाइम प्रोडक्शंस बयान के अनुसार नायकों और प्रतीकों को ढूंढती वर्तमान दुनिया में अंबेडकर की कहानी रहस्यपूर्ण है। विदेशों में एक तरह से अनकही और भारत में ठीक से नहीं समझी गई फिल्में और धारावाहिक अंबेडकर के जीवन और सोच पर आधारित कई फिल्में, नाटक, किताबें, गाने, टेलीविज़न धारावाहिक और अन्य कार्य हैं। जब्बार पटेल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नामक अंग्रेजी फिल्म का वर्ष 2000 में निर्देशन किया था, जिसमें मामूट्टी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म का निर्माण भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। विवादों के कारण फिल्म के प्रदर्शन में बहुत समय लग गया था। UCLA और ऐतिहासिक नृवंश विज्ञान में मानव विज्ञान के प्रोफेसर डेविड ब्लंडेल ने भारत में सामाजिक परिस्थितियां और अंबेडकर के जीवन के बारे में रुचि और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्मों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला एरिजिंग लाइट की स्थापना की है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत के संविधान के निर्माण पर एक टीवी मिनी सीरीज संविधान में अंबेडकर की मुख्य भूमिका सचिन खेडेकर द्वारा निभाई गई थी। अंबेडकर और गांधी अरविंद गौर द्वारा निर्देशित और राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक के शीर्षक के 2 प्रमुख व्यक्तियों को ट्रैक करता है। सर्वव्यापी अंबेडकर ये अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2016 में ABP माझा टीवी चैनल द्वारा शुरू की गई एक मराठी श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में अंबेडकर के 11 बहुआयामी व्यक्तित्व विस्तार से दर्शाए गए, जिसमें सत्याग्रही, संपादक, श्रमिक नेता, सियासी नेता, बैरिस्टर, पुस्तक प्रेमी, लेखक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता और बुद्ध अनुयायी, ये 13 एपिसोड थे। गर्जा महाराष्ट्र ये 26 महाराष्ट्रियनों की एक भारतीय टेलीविजन ऐतिहासिक वृत्तचित्र श्रृंखला थी, जिन्होंने न केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया बल्कि भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी मेजबानी मराठी चैनल सोनी मराठी पर अभिनेता जितेंद्र जोशी ने की। श्रृंखला में अंबेडकर के रूप में प्रशांत चौदम्पा ने भूमिका निभाई है। पुरस्कार और सम्मान 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन द्वारा अंबेडकर के 99वें जन्मदिवस 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल में आयोजित किया गया था। मानद उपाधियां डॉक्टर ऑफ लॉज 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा, और समर्पित स्मारक और संग्रहालय देखते हैं। अंबेडकर के स्मरण में विश्व भर की कई वस्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक ऐतिहासिक रूप से उनसे जुड़े हैं तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीज़ों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन, चिचोली गांव, नागपुर जिला, इसमें अंबेडकर के निजी उपयोगों की वस्तुएं रखी है। डॉक्टर अंबेडकर मणि मंडपम ये चेन्नई में है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ में है। भीम जन्मभूमि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश में है, अंबेडकर की जो जन्मस्थली है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन महाराष्ट्र में है। राज्य के करीब हर जिले में बनी सरकारी वस्तु है यह। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल पार्क अमरावती में है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ अंबेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र अंबेडकर की समाधि स्थली है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कोयासान विश्वविद्यालय जापान में भी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्मारक लंदन यूनाइटेड किंगडम में भी है। लंदन में पढ़ाई के दौरान में अंबेडकर यहाँ रह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ये दिल्ली में है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक ये एरोली मुंबई में है। राजगिरी जो है दादर मुंबई महाराष्ट्र अंबेडकर का घर है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संग्रहालय और स्मारक पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड महाराष्ट्र, यहाँ अंबेडकर से महाड सत्याग्रह किया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्ति भूमि स्मारक येवला नासिक जिला महाराष्ट्र, यहाँ अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कबूल किया था। गांधी से संबंध एवं विचार 1920 के दशक में अंबेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज़ादी के आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बम्बई के मणि भवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि अंबेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वह उन्हें अपनी ही तरह एक समाज सुधारक, स्वर्ण या ब्राह्मण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि अंबेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर ऊंची डिग्रियां हासिल की है और वे पीएचडी हैं। दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर के दलीलों के बारे में जानकर गांधी विश्वास हो चला था कि यह पश्चिमी शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकतावादी युवक है जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नज़रिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति अंबेडकर ही थे और प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा दी थी तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सावली गाँव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर अंबेडकर जो कुछ करे हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की कदम बोसी करके उन्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे कुसेवा होगी। वे या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हो वह यदि धर्मांतर करे तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। गांधी अंबेडकर के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा अंबेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में अंबेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपा दृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। अंबेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और अंबेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे, लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलित के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए। अंबेडकर ने कहा कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन, इस अंग्रेजी समाचार पत्र में गांधी ने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध बताया, और उनके दूसरे एक गुजराती अखबार में वो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, जिसमें वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। जबकि इन लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का समर्थन किया और गुजराती लेखों में छुआछूत का विरोध किया। अंबेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया कि गांधी इसके विरोधी थे। उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। वे चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा के विरोध न करे। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का अंबेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया और दलित उसे गाली के समान मानते थे।
गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। गांधी और अंबेडकर ने उनके मुद्दे पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिल्कुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे का विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी, और दोनों ने इन उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसके तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के उलट अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत नए नए रूप में समाज में पनपती रहेगी। गांधी ने लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की, जबकि अंबेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों को रुख करने की अपील की। गांव व शहरों के बारे में गांधी व अंबेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह में भरोसा करते थे। अंबेडकर के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं व हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनके प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए, और इसके लिए वह गाँव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट अंबेडकर समाज के बजाय संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। संविधान निर्माण में गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संगीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान के ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक है, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया, और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि यह निस्संदेह सराहनीय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाना या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में भी सीधे पहुंचे हैं। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए एक नागरिक सेवाएं, स्कूल और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि उसका उपयोग करने वाले मनुष्य अधम थे।